ये है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 6 का पार्ट 2 लेक्चर 2। कौन सा चैप्टर है ये? द एज ऑफ द गुप्ता। इसके पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं? चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड को और क्या कहते हैं और किस नाम से जाने जाते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ तक हमने कवर किया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर हम गुप्ता पीरियड को, गुप्ता एज को क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो अब उसके हम कल्चर के बारे में देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं रिवील ऑफ हिंदुइज्म। रिवील ऑफ हिंदुइज्म मतलब हिंदू का जो हिंदुइज्म रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है, यह फिर से पुनर्जन्म हुआ इसका। ठीक है, कैसे? मौर्यन एम्पायर में जो हिंदू रिलीजन है वो एक तरह से पूरी तरह खत्म हो गया था। ठीक है, पहले था हिंदू रिलीजन था पहले, मौर्यन एम्पायर में एकदम से खत्म होने लगा, खत्म ही हो गया था लगभग। फिर गुप्ता पीरियड में हिंदुइज्म रिलीजन जो है वो फिर से इसका रिवील हुआ, मीन्स फिर से पुनर्जन्म हुआ, फिर से हिंदू रिलीजन हो गया। ठीक है, देखते हैं पहला पॉइंट। गुप्ता बिल्ट टेम्पल्स लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव एंड गॉडेस काली। जो गुप्त थे, गुप्ता के जो गुप्त पीरियड में, गुप्ताज एज में जो किंग्स थे, ठीक है, और वहाँ पे जो लोग थे वो ऑनर के रूप में, मतलब एक तरह से भगवान मानते थे, हिंदू रिलीजन के गॉड्स को मानते थे। उनके ऑनर में लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव और गॉडेस काली की जो हैं इनकी आइडल्स बना करके टेम्पल्स में रखते थे। ठीक है, टेम्पल्स भी बनवाते थे, उनमें ये सब गॉड्स को रखते थे वहाँ पर, उनके आइडल्स को। नेक्स्ट है लिबरल ग्रांट्स टू ब्राह्मण। ब्राह्मण्स जो थे, मीन्स ब्राह्मण जो थे, उन्हें ये लोग लिबरल ग्रांट्स मीन्स दान देते थे। ठीक है, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि जो भी रिचुअल्स परफॉर्म करते थे वो कौन करते थे? ब्राह्मण्स करते थे। तो यज्ञ, हवन, यज्ञ, कोई रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद ब्राह्मण को एज अ गिफ्ट की तरह उन्हें कुछ भी चीज़ देते थे, कोई भी चीज़ देते थे उन्हें एज अ गिफ्ट। ठीक है, तो वही है, ये लोग ब्राह्मण्स को क्या करते थे? दान देते थे, कोई भी चीज़ दे, जैसे कोई भी ग्रेन्स मान लीजिए कुछ दे दिए, या फिर कोई लैंड दे दिए, वो दान करने जैसा करते थे। ठीक है, हिंदू रिलीजन इक्लिप्स ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। हिंदू रिलीजन जो है वो मौर्यन एम्पायर में ख़त्म हो गया था। ठीक है, हिंदू रिलीजन मौर्यन एम्पायर में पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, मीन्स ख़त्म ही हो रहा था। नेक्स्ट है गुप्ता मोनार्क्स सपोर्टर ऑफ हिंदू रिलीजन। गुप्ता मोनार्क्स मतलब जो वहाँ पर किंग्स होते थे। ठीक है, जो किंग्स थे गुप्ताज पीरियड के जो किंग्स थे वो हिंदू रिलीजन के सपोर्टर थे, मतलब हिंदू रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे। समझ में आ गया क्या है रिवील ऑफ हिंदुइज्म? कि जो गुप्ता है, गुप्ताज पीरियड में जो गुप्ताज के मोनार्क्स थे वो सब हिंदुइज्म रिलीजन को सपोर्ट करते थे और उनके ऑनर में टेम्पल्स भी बनवाते थे और वहाँ पर लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव, गॉडेस काली की आइडल्स भी वहाँ पर रखते थे। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बी संस्कृत लिटरेचर। पहले हम क्या पढ़े? रिवील ऑफ हिंदुइज्म। ये गोल्डन एज है इंडियन कल्चर का। क्यों कहा जा रहा है? इंडियन वजह से। जैसे पहला तो हमने पढ़ लिया कि हिंदुइज्म का रिवील हुआ था। नेक्स्ट है संस्कृत लिटरेचर। जो गुप्ताज थे वो संस्कृत लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिए थे। ठीक है, जो गुप्ताज थे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत लैंग्वेज। और उस टाइम पे गुप्ताज पीरियड में बहुत से ऐसे संस्कृत लिटरेचर जिन्होंने लिखे थे, बहुत से पोएट्स थे जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर को बहुत ही ज़्यादा लिखे थे। ठीक है,
जैसे पहला ही हम देखते हैं कालिदास। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़े पोएट थे और ड्रामेटिस्ट थे, मतलब ये पोएम्स भी लिखते थे और ड्रामा बेस्ड भी स्टोरीज को, इस पोएम्स को ड्रामा बेस्ड भी लिखते थे। किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। यहाँ तक समझ में आया? अब इन्होंने कालिदास ने 3 प्लेज लिखे, मीन्स एज अ ड्रामा। ठीक है, 3 ड्रामा लिखे हैं। कौन कौन से ये देखते हैं। पहला है अभिजनन अशकुंतलम। अभिजनन अशकुंतलम, ये पहली, मतलब ये 3 प्लेज है। पहला क्या है? अभिजनन अशकुंतलम। ये पहली ऐसी ड्रामेटिस्ट है, मतलब प्ले है जो संस्कृत में थी। कालिदास ने किस में लिखी? संस्कृत में। इनकी बुक संस्कृत की पहली ऐसी बुक थी जो संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है। सबसे पहले यही बुक थी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है। अब और भी बहुत सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है, लेकिन सबसे पहले किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है? इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रा। ठीक, ये भी ड्रामा बेस्ड है। ड्रामा बेस्ड, इसमें किनके बारे में लिखा हुआ है? मालविका और अग्निमित्र के बारे में। मालविका जो किंग थे वो, उनकी और अग्निमित्रा की लव स्टोरी इसमें लिखी गई है। ठीक है, उनसे बेस्ड जो स्टोरी है, जो ड्रामा बेस्ड स्टोरी है उनके लव की, उस वही चीज़ इस बुक में लिखी गई है। किसमें? मालविका अग्निमित्र में। इसमें किनके बारे में लिखा गया है? मालविका और अग्निमित्र के लव के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, किस लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट है विक्रम और वाशियम। विक्रम और वाशियम, ये भी एक प्ले है जो कालिदास ने लिखी है। इसमें किसके बारे में लिखा है? इसमें पुरुरावस एंड उर्वशी के लव के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, पुरुवारस किंग थे और मतलब इनके उर्वशी से जब इनका लव हुआ था, उस का जो ड्रामा था, जो प्ले था, वो इसमें इस बुक में लिखा गया है, जो रोल था उसमें। ठीक है, किसमें? विक्रम और वाशियम में। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं एपिक पोएम्स। एपिक पोएम्स जो ऐसे बहुत से, मतलब महाकाव्य जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो बुक्स लिखी गई हैं, जैसे रघुवंश। पहला है रघुवंश। रघुवंश में क्या लिखा हुआ है? रघु डायनेस्टी की, जो रघु किंग जो थे, किंग रघु, उनकी डायनेस्टी क्या थी? रघु डायनेस्टी। उस टाइम पे कैसा था सब कुछ, जो भी रहने का तरीका है, जो किंग्स कैसे रूल कर रहे हैं, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, मतलब रघु डायनेस्टी की सारी इंफॉर्मेशन इस बुक में लिखी गई है। ठीक है, किसने लिखी है? कालिदास ने। नेक्स्ट है कुमार संभव। कुमार संभव इस बुक में लॉर्ड शिव और वाइफ पार्वती। ठीक है, लॉर्ड शिव की वाइफ कौन है? गॉडेस पार्वती। और इनके बीच के जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? संस्कृत लिटरेचर में पहले देखते हैं, ये पोएट है कौन? कालिदास। और भी कई पोएट्स के बारे में इसमें दिया है। तो पहले क्या देखें? कालिदास, ये जो है एक बहुत ही बड़े पोएट थे, संस्कृत लैंग्वेज के, और ड्रामेटिस्ट थे। इन्होंने 3 प्लेस लिखे। कौन कौन से? अभिजनन अशकुंतलम। इसमें ये जो बुक है, ये सबसे पहले संस्कृत से किस में ट्रांसलेट हुई है? इंग्लिश में। और मालविका अग्निमित्र, ये ड्रामा बेस्ड है। मालविका और अग्निमित्र के लव स्टोरी के बारे में लिखा है। विक्रम और सियम, पुरुवरास और उर्वशी के
लव के बारे में लिखा है। इपिक पोएम्स है रघुवंश और कुमार संभव। रघुवंश में रघु डायनेस्टी के बारे में लिखा है और कुमार संभव में लॉर्ड शिव और गॉडेस पार्वती के कन्वर्सेशन के बारे में लिखा है। समझ में आ गया यहाँ तक? हम नेक्स्ट देखते हैं कालिदास ने एक और भी 2 बुक्स लिखी हैं, मतलब 2 पोएम्स लिखी हैं। ये कैसी पोएम है? लिरिक पोएम्स हैं। ठीक है, लिरिक पोएम्स मतलब एज अ सॉन्ग की तरह जो पोएम्स लिखी जाती है उन्हें लिरिक्स पोएम कहते हैं। लिरिक्स पोएम में एक है मेघदूत। ये मेघदूत पोएम में क्या है? क्लाउड मैसेंजर। ठीक है, क्लाउड मैसेंजर मीन्स क्लाउड को मैसेज पहुंचाने वाला, उस टाइप से ये एक लिरिक पोएम है कि हम उस पोएम में क्या है कि ये क्लाउड को मैसेज पहुंचा रहे हैं, क्लाउड मैसेंजर। नेक्स्ट है ऋतु संहारा। ऋतु संहारा में 6 सीजन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ऋतु संहारा में 6 सीजन के बारे में लिखा हुआ है, मतलब जितने भी मौसम हैं उनके बारे में ऋतु संहारा में डिस्क्राइब किया गया है। समझ में आ गया? ये तो कालिदास की पोएम्स हो गई, जो ड्रामा थे वो हो गए। अब देखते हैं हरिसेन ने लिखी है प्रशस्तु। हरिसेन कौन सी बुक लिखे हैं? प्रशस्तु में प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त किंग की, ये जो किंग है समुद्रगुप्त किंग जो है, इनके प्रेज के बारे में, मतलब इनकी प्रशंसा, इनकी अच्छाई के बारे में इस बुक में लिखी गई है। ठीक है, कौन सी बुक है? प्रशस्तु। कौन लिखे हैं? हरिसेन। समझ में आ गया? नेक्स्ट है बाणभट्टाज हर्षचरित। बाणभट्टा हर्षचरित इन्होंने मीन्स बाणभट्ट ने हर्षचरित बुक लिखी है। और इस बुक में जो हर्ष है, हर्ष के लाइफ के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, जो हर्ष किंग रहे होंगे, ठीक है, उनके लाइफ के बारे में इसमें लिखा गया है हर्षचरित में। समझ में आ गया? और कौन लिखे हैं? बाणभट्टा। दूसरी बुक बाणा ने लिखी है कादम्बरी। कादम्बरी क्या है? इसमें प्रोज रोमांस के बारे में लिखा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं पंचतंत्र। ये बुक किन्होंने कंपोज की है? विष्णु शर्मा ने बुक कंपोज की है। कौन सी? पंचतंत्र में क्या क्या लिखा गया है? एनिमल्स, मतलब विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र बुक लिखी और इस बुक में किन किन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किए हैं? पहला तो एनिमल्स, बर्ड्स, रोल ऑफ मिनिस्टर्स, किंग्स एंड कॉमन मैन। ठीक है, अब पंचतंत्र से ही हमें क्या समझ में आ रहा है? पांच मीन्स 5 ऐसे, मतलब ऐसा ग्रुप है 5 जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। पहला क्या है? एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किए हैं, जो एनिमल्स रहे होंगे वहाँ पर, और उन एनिमल्स कैसे वर्क करते थे, किंग्स जो है कैसे वर्क करवाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में। उस टाइम पे बर्ड्स का रोल क्या था, ठीक है, वो कैसे थी, कौन कौन सी थी, कुछ इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किए हैं। रोल ऑफ मिनिस्टर्स, किंग्स कैसे थे, कौन कौन से किंग्स थे, कैसे रूल करते थे, और किंग्स में जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे अभी इस टाइम पे भी मिनिस्टर्स होते हैं, बस उस टाइम पे भी किंग्स के साथ मिनिस्टर्स रहते थे, जो उनके एरिया में क्या हो रहा है उन सब का अपना अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ था कि इस फील्ड में ये मिनिस्टर है, इस फील्ड में ये मिनिस्टर है। ठीक है, वैसे बहुत से टाइप्स के मिनिस्टर थे, उनका रोल क्या था वो लिखा है। और कॉमन मैन मीन्स जो कॉमन मैन थी, पब्लिक थी, ठीक है, कॉमन पीपल, उनके बारे में भी इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है। और मोरल थॉट्स भी कुछ इसमें
लिखे गए हैं, कुछ मोरल लिखे गए हैं जो टीचर्स हैं वो चिल्ड्रन को या फिर कोई जो पेरेंट्स हैं, किंग्स हैं, वो अपने प्रिंस को, अपने प्रिंसेस को जो मोरल दे रहे हैं, जो मोरल थॉट्स दे रहे हैं, वो सब भी इस बुक में डिस्क्राइब है। समझ में आ गया संस्कृत लिटरेचर में। और कालिदास में लिरिक्स पोएम ने लिखी है कौन कौन सी? मेघदूत और ऋतुसंहारा। ठीक। हरिसेन ने प्रशस्तु बुक लिखी है और बाणभट्ट ने हर्षचरित, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन एज क्यों कहते थे इंडिया, मतलब गोल्डन एज ऑफ इंडिया को कहते थे, गुप्ता एज को। ये देखते हैं उसके कल्चर की वजह से। एजुकेशन क्या थी? एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इसमें जो पाठशाला थी, मीन्स जो स्कूल्स भी थे और बहुत सी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ भी थी। ठीक है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जो इंडिया के हैं वो भी पढ़ रहे हैं और एब्रॉड से भी, काफ़ी दूर दूर जगहों से भी इन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। ठीक है। पहले हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी ये राजगृह में थी। राजगृह मीन्स पटना, और ये कहाँ पर है? बिहार में। यहाँ पर थी ये यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी में 1500 स्कॉलर्स, मतलब 1500 जो टीचर्स हैं वो, और स्टूडेंट्स कितने थे? 10,000 स्टूडेंट्स थे। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत से फेमस स्कॉलर्स हैं, मतलब बहुत से फेमस लोग हैं जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं। कहाँ के? नालंदा यूनिवर्सिटी के, जैसे पणिनि, जीवक, प्रसेनजित, चाणक्य। चाणक्य कौन थे? जिन्होंने चंद्रगुप्त को, जो चंद्रगुप्त थे उन्हें क्या किए थे? उन्हीं को मोटिवेट किए थे, उनकी हेल्प किए थे वो पूरा एम्पायर को बनाने में। ठीक है। मौर्यन एम्पायर बनाने में पूरी हेल्प किनकी थी? चाणक्य की। और किसकी हेल्प किए थे? चंद्रगुप्त की। समझ में आ गया? ये कुछ स्टूडेंट्स थे। ह्यू तसंग जो है ये एन है। ह्यू तसंग जो है ये एक चाइनीज थे और ये भी यहाँ पर 5 साल इस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं। मतलब इस यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी में ह्यू तसंग, ये जो चाइनीज़ हैं, यहाँ पर कितने साल पढ़े हैं? 5 साल। और यहाँ से पढ़ने के बाद ये कई बुक्स लिखे हैं जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में, इसकी सुंदरता के बारे में, जो ठीक है ब्यूटी है, यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से यहाँ का कल्चर है, कैसे लोग रह रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपने बुक में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है, इस यूनिवर्सिटी की मीडियम कैसे थी? संस्कृत लैंग्वेज थी, संस्कृत मीडियम था। सब्जेक्ट कौन कौन से थे? जैसे ग्रामर है, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, वेद्स, आर्ट, मतलब काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। मेडिसिन के बारे में हो गया, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, फिलॉसफी नेचर के बारे में जानना, वेद के बारे में जानना, और आर्ट के। वेद हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर में हम वेद के बारे में पढ़ चुके हैं, 3rd चैप्टर में, 2nd या 3rd चैप्टर में। ठीक है। नेक्स्ट है एंड ऑफ 12th सेंचुरी एडी। 12th सेंचुरी के एंड तक में ये यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही फ्लोरिस्ड थी। ठीक है। फ्लोरिस्ड मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी उस टाइम। 12th सेंचुरी के एंड तक में बहुत ही अच्छी तरीके से ये यूनिवर्सिटी चल रही थी, बहुत डेवलप्ड भी थी, बहुत इसमें स्टूडेंट्स पढ़ते थे। लेकिन 12th सेंचुरी के बाद क्या हुआ? मोहम्मद गौरी के जनरल जो थे, कौन? मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। ठीक है। मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ये जनरल थे किनके? मोहम्मद गौरी के। और इन्होंने उस यूनिवर्सिटी को, इस नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिए थे। यहाँ से नालंदा यूनिवर्सिटी का एंड हो गया।
समझ में आ गया? क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है? पटना में, राजगीर, बिहार में। और इसमें कुछ फेमस भी थे, जैसे चाणक्य हैं, प्रसेनजित, जीवक, पनिनी, ह्यून त्संग चाइनीज थे। संस्कृत मीडियम था, सब्जेक्ट मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट, वेद, ग्रामर, फिलोसफी और भी कई सब्जेक्ट्स थे। 12th सेंचुरी एडी तक तो ठीक चल रहा था। 12th सेंचुरी एडी के बाद क्या हो गया? मोहम्मद गौरी के जनरल मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखते हैं जो एक मीडियम था एजुकेशन का, वो नेक्स्ट है। पहले हम देख लिए नालंदा यूनिवर्सिटी, अब देखते हैं तक्षशिला। तक्षशिला जो है ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी पूरी एंशियंट इंडिया में, एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी थी? तक्षशिला। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में कई सब्जेक्ट्स थे, जैसे इस यूनिवर्सिटी में रिलीजन के बारे में पढ़ाते थे, एस्ट्रोनॉमी, लॉ, कॉमर्स, सर्जरी। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में पढ़ाते थे। और आर्चरी मतलब तीरंदाजी, जो तीर चलाना सिखाते थे, वो यहाँ की तक्षशिला की जो आर्चरी थी वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस थी। ठीक है, मतलब सबसे अच्छी जो तीरंदाजी सिखाते थे वो कहाँ पर सिखाते थे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। ये समझ में आया? नेक्स्ट है वल्लभी विक्रमशिला। वल्लभी एंड विक्रमशिला ये गुप्त पीरियड के बाद ये डेवलप हुई है। ठीक है, ये कब डेवलप हुई है? गुप्त पीरियड के बाद वल्लभी और विक्रमशिला, मतलब ये दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं। वल्लभी और विक्रमशिला ये दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं। ये गुप्त पीरियड के बाद बनी है और ये दोनों यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें रिलीजन के बेस्ड पर कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी, जो भी था वो सेकुलर था। जैसे लॉ के बारे में पढ़ाते थे, अकाउंट्स, कॉमर्स, ग्रामर, लॉजिक, मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ाते थे जो रिलीजन पर बेस्ड ना हो। ठीक है, रिलीजन से दूर हो, उन सब चीज़ों के बारे में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। गुप्ता पीरियड में, गुप्ता एज में जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो किस तरह की थी और किसने, ठीक है, इन सब चीज़ों को डेवलप किया है वो देखते हैं। पहले हम देखते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में देखते हैं। आर्यभट्ट जो है वो बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन है। ठीक है, इन्होंने 2 बुक लिखी है, मतलब 2 बुक जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी। कौन कौन सी? आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत। जो साइंस से रिलेटेड थी कौन कौन सी? आर्यभट्टम एंड सूर्य सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉमर जो स्पेस के बारे में जो जानकारियाँ रखते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। मतलब जो स्पेस से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको लेना वो लोग एस्ट्रोनॉमर होते हैं। और मैथमेटिशियन जो मैथमेटिक्स को, मैथ्स की नॉलेज रखते हैं। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने ही सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में डिस्क्राइब किया है अपनी बुक में। इन्होंने ही सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में लिखा है। सोलर इक्लिप्स क्या है, मतलब सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आर्यभट्ट ने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और क्या है, इन्होंने ही, आर्यभट्ट ने ही ये बताया है कि एक जो अर्थ है वो एक एक्सिस पे सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है, सन में आ गया। ये थ्योरी किन्होंने दी है? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? जो रूल है
ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का जो रूल है, कैसे मेजर करते हैं, वो रूल भी इन्होंने ही दिया है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू किन्होंने दी है, आर्यभट्ट ने। और पाई की कितनी वैल्यू होती है, 3.1416। पाई कैसे लिखी जाती है, ऐसे, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, 22/7। समझ में आ रहा है, मतलब 22/7 इसको लिखते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू आर्यभट्ट ने दी है वो कितनी है, 3.1416। समझ में आ गया, ये मैथ्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी आर्यभट्ट ने ही डेवलप की है। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ ये सब। आर्यभट्ट जो थे ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने 2 बुक्स लिखी है, 2 ट्रीटीज लिखी है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आर्यभट्टम एंड सूर्य सिद्धांत। इन्होंने ही सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में बताया है। अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड, मूव्स राउंड सन ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर रह करके सन के राउंड घूम रही है, रोटेट कर रही है, वो भी थ्योरी आर्यभट्ट ने दी है। ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वो भी आर्यभट्ट ने दी है। पाई की वैल्यू भी, एग्जैक्ट वैल्यू पाई की, ये भी इन्होंने दी है। और ट्रिग्नोमेट्री का डेवलपमेंट भी इन्होंने ही किया है। समझ में आया, हम दूसरा देखते हैं अब। नेक्स्ट है ब्रह्ममिहिर। ब्रह्ममिहिर ने भी 2 बुक लिखी है, कौन कौन सी, पंच सिद्धांतिका एंड बृहत संहिता। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका जो बुक है, किसने लिखी है, ब्रह्ममिहिर ने। इन्होंने प्रूव किया है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, और जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। ये प्रूफ कर दिए हैं कौन, ब्रह्ममिहिर ने। समझ में आ रहा है। और इन्होंने और भी बहुत से जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके मूवमेंट के बारे में भी डिस्क्राइब किए हैं। ये एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर भी थे, ठीक है, बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने प्रूव किया है कि मून अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है और अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। और भी जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके मूवमेंट के बारे में भी इन्होंने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने भी एक बुक लिखी है, कौन सी, ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत। ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत। इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताए हैं, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में इन्होंने ही बताया है। न्यूटन से काफ़ी सेंचुरीज पहले ही इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है चक्र, सुश्रुत एंड धन्वंतरी। चक्र, सुश्रुत एंड धन्वंतरी जो है, ये तीनों लोग बहुत ही ग्रेट फिजिशियन थे, मतलब बहुत बड़े, बहुत फेमस फिजिशियन थे। और ये तीनों लोग एक्सपर्ट थे किस चीज़ में, आयुर्वेदिक सिस्टम में। आयुर्वेदिक सिस्टम इन मेडिसिन। मेडिसिन में आयुर्वेदिक सिस्टम में ये बहुत ही एक्सपर्ट थे। आयुर्वेदिक सिस्टम क्या है, कोई भी किसी भी इंसान को, किसी भी मैन को, क्या कोई भी अगर बीमारी हो रही है तो उसको क्योर करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए हमें आयुर्वेद का यूज़ करना चाहिए। आयुर्वेद ऐसी चीज़ें जो नेचर से ली जा रही हैं, ठीक है। जैसे कोई भी बीमारी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट जो है, उसकी मेडिसिन है, उससे प्रिवेंशन जो है वो क्योर करना, ये सब किससे, आयुर्वेद से। आयुर्वेद जैसे कोई बीमार है, ठीक है, उसे दवा क्या चाहिए, नेचर से लेना, किसी प्लांट्स की लीव से, किसी प्लांट्स की स्टेम से, रूट से, ठीक है, समझ में आ रहा है, किसी
फ्रूट से कोई बीमारी को ठीक करना, वो सब चीज़ क्या कहलाता है? आयुर्वेदिक सिस्टम कहलाता है। कि सिर्फ जो नेचर से चीज़ें ली गई हैं उनसे उस डिसीज़ को या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो बॉडी में तो उसको क्योर करने के लिए उसका जो प्रिवेंशन है वो, ये सब चीज़ों को कैसे ठीक कर, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, ये सब जो नेचर से ली जाती हैं वो कौन सा सिस्टम होता है? आयुर्वेदिक सिस्टम होता है। जैसे लीव्स वगैरह हो गई, उसको पीस, जिससे बहुत से होता है कहीं पर कट लग गया, ऐसे कई जगह पर दिखाता है कट लग गया तो उसमें लीव्स को, अब जो भी लीव्स यूज़ होती होंगी, ठीक है, तो उसको यूज़ करके उसमें रख लेते हैं, जिससे वो जो कट है वो ठीक हो जाता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो ये सब सिस्टम क्या है? ये आयुर्वेदिक सिस्टम है। समझ में आ गया? क्या है? ब्रह्मर्षि ने कौन कौन सी बुक लिखी है? पंच सिद्धांतिका एंड बृहद संहिता। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत और चक्र सुश्रुत एंड धन्वंती जो है ये आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में जो भी बुक लिखी है वो आयुर्वेदिक सिस्टम से रिलेटेड बुक लिखी है। समझ में आया? हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल एंड नोटेशन सिस्टम। डेसिमल और नोटेशन सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम के बारे में आर्यभट्ट न्यू अबाउट डेसिमल एंड जीरो। जो आर्यभट्ट थे उन्हें डेसिमल और जीरो के बारे में पता था, मतलब डेसिमल और जो जीरो की खोज की है वो किन्होंने की है? आर्यभट्ट ने। डेसिमल सिस्टम 1 to 9 एंड 0। डेसिमल सिस्टम में क्या है? 1 to 9 एंड 0 की खोज आर्यभट्ट ने की है। नोटेशन मतलब सिंबल, जो नंबर्स हैं उनका नोटेशन कैसा होना चाहिए, सिंबल है वो किन्होंने दिया है? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट लेटर नोन एज अरेबिक न्यूमेरल्स। काफ़ी टाइम बाद ये जो डेसिमल सिस्टम है 1 to 9 एंड 0 इसे अरेबिक न्यूमेरल्स के नाम से जानने लगे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो अरब के लोग थे वो इंडिया से ये डेसिमल सिस्टम को ले गए मतलब डेसिमल सिस्टम को ले जाने का मतलब कि ये जो नॉलेज है इसके बारे में इन सबको ले गए इंडिया से। फिर अरब में इसका पूरा स्प्रेड हुआ। अरब के बाद ये कहाँ गया? यूरोप में। अरब के बाद यूरोप में गया। फिर इसको क्या जानने लगे? यूरोप के जब गया तब से फिर अरब न्यूमेरल्स के नाम से ये जानने लगे। ठीक है, इन्हें अरब न्यूमेरल्स भी कहते हैं। किसे कहते हैं? डेसिमल सिस्टम को, डेसिमल नंबर्स को। समझ में आ गया डेसिमल और नोटेशन सिस्टम क्या है? नेक्स्ट देखते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी जो भी चीज़ें जो है वो मेटल्स की, मतलब गुप्त पीरियड में मेटल्स की भी खोज हो गई थी। आयरन पिलर मेहरौली। आयरन पिलर मेहरौली में बना हुआ है। मेहरौली कहाँ पर है? कुतुब मीनार के पास, दिल्ली में। कुतुब मीनार के पास ही में ये पिलर बनाया गया है। ये पिलर है वहाँ पर। कौन सा है ये? आयरन का पिलर है। ये जो पूरा पिलर है वो आयरन का पिलर है और इसे कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। किसके ऑनर में? अपने फादर के ऑनर में। और इनके फादर कौन है? कुमारगुप्त फर्स्ट के फादर कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड कौन थे? विक्रमादित्य। ठीक है, समुद्रगुप्त के सन थे। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को और किस नाम से जानते थे? विक्रमादित्य के नाम से। ये किनके फादर थे? कुमारगुप्त के। कुमारगुप्त फर्स्ट ने अपने फादर के ऑनर में, अपने फादर की याद में 415 AD में इस आयरन पिलर को बनवाए थे। ठीक है, और गुप्ता पीरियड में गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी इन्वेंट हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया? गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी गुप्ता एज में, गुप्ता पीरियड में इसका इन्वेंशन हो गया था। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
हम देखते हैं अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब जो आर्ट बनाई गई थी, जो ड्राइंग है, पेंटिंग है, वो सब कैसी थी। और आर्किटेक्चर मीन्स किसी भी चीज़ को, या कार्विंग, आर्किटेक्चर मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी टेम्पल्स वगैरह जो भी बनी है वो देखते हैं। सबसे पहला जो आर्किटेक्चर है वो है विष्णु टेम्पल एट देवगढ़। देवगढ़ कहाँ पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है देवगढ़। कौन सी टेम्पल? विष्णु टेम्पल। ये टेम्पल को 6th सेंचुरी में बिल्ड किया गया है और ये एक स्टोन टेम्पल है, मतलब स्टोन से इस टेम्पल को बनाया गया है। ये क्या है? इसे बनाया कैसे गया है? स्क्वायर टेरेस एंड स्टेप्स। पूरा स्क्वायर एक टेरेस बनाया गया है, ये पूरा ऐसे स्क्वायर, इसके ऊपर से स्टोन से टेम्पल बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर पूरी स्टेप्स बनी हुई है, मीन्स सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पूरा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और क्या है? इसमें कोर्टयार्ड भी बनाए गए हैं, अंदर एक हॉल की तरह पूरा बना हुआ है, वरांडा वगैरह सब, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें बनी हुई है इस टेम्पल में। नेक्स्ट है शिखर सपोर्टेड बाय पिलर्स। शिखर क्या है? ये जो टॉप पार्ट में जो रूफ बनाई जाती है उसे हम शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर, ठीक है। जो सबसे टॉप पार्ट होता है, जो रूफ होती है, वो शिखर कहलाती है। और उसको सपोर्ट के लिए, शिखर को के सपोर्ट के लिए बहुत से पिलर्स भी बनाए गए हैं, जिससे शिखर को मीन्स रूफ को सपोर्ट मिले, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स। इस टेम्पल में पूरी टेम्पल में और शिखर में, मतलब ये मानिए कि पूरी टेम्पल में बहुत ही अच्छी पेंटिंग है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कार्विंग की गई है, बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन की इसमें कार्विंग की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णाज लाइफ। इसमें पेंटिंग किससे रिलेटेड है? लॉर्ड राम जो है, राम भगवान जो है, लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्ण, जो लॉर्ड कृष्ण है, उनकी लाइफ के इवेंट्स के से रिलेटेड ड्राइंग बनाई गई है। मतलब जो भी इवेंट्स होते थे, लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्ण जो करते थे इवेंट्स कहने का मतलब जो उनका रहने का तरीका था, कहीं पर जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी से उनकी फाइट हो रही है, वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रह रहे हैं, तो ये सब की एक तरह से उसमें पेंटिंग्स बनाई गई है। और एग्जाइल ऑफ लॉर्ड राम, मतलब लॉर्ड राम जो हैं जब अपने घर को छोड़कर कहाँ गए थे? फॉरेस्ट में चले गए थे, तो वो उस सब से रिलेटेड जो है वो भी उसमें पेंटिंग की गई है उस टेम्पल में। कटिंग नोज ऑफ शूर्पणखा बाय लक्ष्मण। लक्ष्मण ने लॉर्ड लक्ष्मण ने जब शूर्पणखा की नोज को कट किया था, मतलब कट किए थे जब शूर्पणखा की नोज को, वो भी पूरा उसमें पेंटिंग की गई है। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ कंस बाय लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्ण ने जब कंस को किल किया था, ठीक है, जब लॉर्ड कृष्ण ने कंस को किल किए थे तब की भी उसमें ड्राइंग जो है, उसमें पेंटिंग टेम्पल में बनाई गई है। नेक्स्ट है विष्णु सिटिंग ऑन शेषनाग ऑन डीप ओशियन। वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब बहुत ही बड़ी पेंटिंग जो है बनाई गई है। मेनली कौन सी है? शेषनाग है। शेषनाग जिनके जो स्नेक होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा फेसेस होते हैं, एक स्नेक के काफ़ी ज़्यादा फेसेस होते हैं, वो कहते हैं शेषनाग। और उस शेषनाग में लॉर्ड विष्णु बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन में है। और ये जो शेषनाग है वो कहाँ पर है? डीप ओशियन में, मतलब काफ़ी गहरे ओशियन में एक शेषनाग है, उसमें लॉर्ड विष्णु बैठे हुए हैं। वो पूरा पिक्चर जो है वो पेंटिंग
इस टेम्पल में, विष्णु टेम्पल में बनाई गई है और बहुत से आइडल्स भी, स्कल्पचर्स भी रखे हुए हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये कहाँ पर है विष्णु टेम्पल? देवगढ़, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ये एक स्टोन टेम्पल है, स्टोन से बनाई गई है, 6th सेंचुरी में बनाई गई है। इसमें बहुत सी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स भी की गई है। सन में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी टेम्पल है? ब्रिक टेम्पल। कौन सी टेम्पल है? ब्रिक टेम्पल। ये कहाँ पर है? भितरगांव में। ये भितरगांव है, यहाँ पर ब्रिक टेम्पल बनाई गई है। और ये भितरगांव कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 5th सेंचुरी एडी में ये ब्रिक टेम्पल जो है, ये 5th सेंचुरी एडी में बनाई गई है। और किससे बनी है? ब्रिक्स से, ईंट से इस टेम्पल को बनाया गया है। आउटर वॉल को कैसे डेकोरेट किए हैं? इस टेम्पल की जो आउटर पार्ट है, आउटर वॉल है, उसे कैसे डेकोरेट किए हैं? स्टैचूज से एंड फिगर्स से। बहुत से स्टैचूज बनाए हैं और इसमें फिगर्स भी बनाए हैं। नेक्स्ट है शिवलिंग शोन इन गर्भगृह। गर्भगृह में शिवलिंग देखने को मिली है। शिवलिंग क्या है? जो लॉर्ड शिव है, जो शिवलिंग होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, ये क्या होती है? शिवलिंग। और ये कहाँ पर देखने को मिली है? गर्भगृह। ये भी क्या है? टेम्पल है। समझ में आ रहा है? ये तो हमने पढ़ लिया ब्रिक टेम्पल के बारे में। अब कुछ मेजर फैक्टर देखते हैं। ये मेजर फैक्टर्स हैं, कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, मतलब जो गुप्ता पीरियड में, गुप्ता एज में जो टेम्पल्स बनाई जाती थी वो किस तरीके से बनाई जाती थी। कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे जो गुप्ता एज में जितनी भी टेम्पल्स बनी है वो सब स्ट्रक्चरल टेम्पल बनी है, केव टेम्पल को छोड़ करके। मतलब इसके पहले हम पढ़े थे तो वहां पर जो भी टेम्पल्स हुए तो केव टेम्पल, एक गुफा की तरह जो टेम्पल्स बनती थी वो केव टेम्पल थी। बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं, उसको कट करके टेम्पल बनाना, वो था। लेकिन गुप्ता एज में जो भी टेम्पल बनाई गई वो स्ट्रक्चरल थी, मतलब स्टोन से, ब्रिक्स से उसका पूरा स्ट्रक्चर दे करके उस टेम्पल को बनाए हैं। ठीक है, और डेकोरेट करने के लिए कार्विंग करते थे टेम्पल में। कार्विंग क्या है हम पहले भी बता चुके हैं। कार्विंग है जैसे ये किसी भी कार्विंग वुड में भी हो सकती है, स्टोन में भी हो सकती है। अब ये मानिए ये कोई स्टोन है, ठीक है, ये वॉल है टेम्पल की। अब इसमें इतने पत्थर, यहाँ पर अगर कोई डिज़ाइन बनानी है, ठीक है, हम कहते हैं ये कुछ भी लिखना है, यहाँ पर टेम्पल ही लिखना है, टेम्पल। तो अब टेम्पल को लिखने के लिए वो क्या करेंगे, जिस टाइप से उसको लिखना है टेम्पल, तो उस टाइप से इतने पत्थर को वहाँ से, इस स्टोन को वहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, कटिंग करके उसका पूरा डिज़ाइन बनाना वही कार्विंग कहलाता है। नेक्स्ट है पैनल्स। जो टेम्पल है उसको उस टेम्पल में बॉर्डर की तरह बनाते थे, डेकोरेट, जिसलिए जो टेम्पल है वो और ज़्यादा अच्छी दिखे, बहुत ही सुंदर दिखे। नेक्स्ट है बिग हॉल। बहुत बड़े बड़े बिग हॉल भी बनते थे, चैम्बर्स बनते थे, और कोर्ट यार्ड, वरांदा वगैरह भी पूरा मंदिरों में बना होता था, गेट वगैरह भी लगे होते थे। तो ये सब गुप्ता एज में जो मेजर फैक्टर है किसका, टेम्पल्स का, जो टेम्पल्स कैसे बनती थी, इस आर्किटेक्चर्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं हम स्कल्पचर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है स्कल्पचर देखते हैं। स्कल्पचर मतलब जो मूर्तियां बनाई गई है, जो गुप्ता पीरियड में जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं उसके बारे में हम देखते हैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है जहाँ पर बहुत ढेर सारी स्कल्पचर्स बनाई जाती थी। ठीक है, प्रोग्रेस इन इंडिया। स्कल्पचर में
इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करा था। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था किस चीज़ का? स्कल्पचर बनाने का, मूर्तियाँ बनाने का। मेन फीचर्स हैं, कुछ मेन फीचर्स हैं जो गुप्ताज पीरियड के, जैसे जो मेन इमेजेस थी, जो मेन स्कल्पचर्स बनाए गए थे वो कौन कौन से थे? लॉर्ड बुद्ध, लॉर्ड शिव, लॉर्ड शिव एंड लॉर्ड विष्णु, और बहुत से गॉड्स थे और बहुत सी गॉडेस भी थी। उनके भी स्कल्पचर्स को बनाए हैं डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट पोजेस में। ये सब कुछ मेन इमेजेस हैं जिनकी स्कल्पचर्स बनाए हैं, जैसे लॉर्ड बुद्ध है, लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु, और भी जो गॉड और गॉडेस हैं उन सब की डिफरेंट पोजेस में इनके स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। सिमेट्री, नेचुरल प्रोपोर्शन, फिटिंग क्लोथ्स, और जो आर्टिस्ट थे इतनी फाइन तरीके से उसको बनाते थे, इतने अच्छे तरीके से बनाते थे कि वो जो जैसे मतलब उनके स्कल्पचर्स को अगर देखो तो पूरा सिमेट्री मतलब सिमिलर लग रहे थे। ठीक है, ऐसा लग रहा था एकदम सिमिलर, वैसे ही 2 कॉपी वैसे ही इसकी स्कल्पचर्स बनाई गई है। नेक्स्ट है नेचुरल प्रोपोर्शन, मतलब एकदम नेचुरली लगना। कोई भी चीज़ जो क्लोथ्स वियर किए हैं या फिर जो भी ऑर्नामेंट्स का स्कल्प उसमें डिज़ाइन बनाए गए हैं, तो ये एकदम नेचुरल लग रहा था। और जो क्लोथ्स हैं वो एकदम फिटिंग क्लोथ्स उसमें स्कल्पचर्स किया गया है। ठीक है, उसमें डिज़ाइन बनाई गई, एकदम ऐसा लगता ये जो क्लोथ्स है वो एकदम फिटिंग क्लोथ्स हैं। नेक्स्ट है कर्ली हेयर। कर्ली हेयर किन में बनाए थे? लॉर्ड बुद्ध के जो स्कल्पचर्स बनाए थे उनमें उनके जो हेयर थे उसको कर्ली कर दिया गया था। ठीक है, पहले ये कर्ली हेयर कब किए हैं? गुप्त पीरियड के टाइम पे। इसके पहले बाल्ड हेयर, मतलब इसके पहले जो हेयर है वो सिंपल हेयर था, कर्ली हेयर नहीं शो किए थे। इसके बाद गुप्त पीरियड में जो लॉर्ड बुद्ध के हेयर हैं उन्हें कर्ली शो किए हैं। नेक्स्ट है मोर इन मथुरा एंड सारनाथ। सबसे ज़्यादा जो स्कल्पचर्स फाउंड हुए हैं वो कहाँ पर मिले हैं? मथुरा और सारनाथ में। और भी कुछ प्लेसेस हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो है मथुरा और सारनाथ। नेक्स्ट है प्रीचिंग बुद्ध इन सारनाथ। जब सारनाथ में लॉर्ड बुद्ध अपने नॉलेज के बारे में वहाँ पर बता रहे थे, ठीक है, तो वहाँ का भी एक इमेज और स्कल्पचर बनाया गया है। फर्स्ट सरमन इन डियर पार्क वाराणसी। जब वाराणसी में फर्स्ट सरमन थे उनकी, सबसे पहले जब अपनी नॉलेज को वहाँ पर देने गए थे, वहाँ पर नॉलेज का प्रचार करने गए थे, अपना लोगों तक अपनी नॉलेज को पहुँचाने गए थे। कहाँ पर? सरमन में। फर्स्ट सरमन था, मतलब फर्स्ट मीटिंग थी, और ये कहाँ पर था? डियर पार्क वाराणसी में। ठीक है, और इनके जो वो बनाई गई है स्कल्पचर, वो किस टाइप से बनाई गई है कि जो लॉर्ड बुद्ध हैं वो एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ओपन हाफ आइज ओपन है, और हैंड मतलब पद्मासन में बैठे हुए, मतलब योगिक पोस्चर में। और हैंड किस तरह से है? हैंड का शेप किस तरह है? ये धर्मचक्र मुद्रा मतलब इस टाइप से जो हैंड का शेप है, इस टाइप से वो हैंड बनाए थे, और वो स्कल्पचर्स में पूरा शो किए हुए हैं। ठीक है, जो लॉर्ड बुद्ध के स्कल्पचर्स बनाए वो किस टाइप से बनाए हैं कि उनके कर्ली हेयर हैं, योगिक पोस्चर मीन्स पद्मासन में बैठे हुए हैं, और हाफ आइज ओपन है, और जो हैंड है वो किस शेप में है, किस पोजीशन में है? धर्मचक्र मुद्रा के पोजीशन में है। नेक्स्ट है स्टार्टिंग बुद्ध मथुरा रेड स्टोन। स्टैंडिंग पोजीशन में जो लॉर्ड बुद्ध की स्कल्पचर है वो कहाँ पर बनी है? मथुरा में। किससे बनी हुई है?
रेड स्टोन से। रेड स्टोन से मथुरा में लॉर्ड बुद्ध की स्टैंडिंग पोजीशन का स्कल्पचर्स बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये किसके बारे में हो गया? स्कल्पचर के बारे में। अब हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स मतलब पेंट कैसे करते थे। सबसे मतलब जो पेंटिंग्स देखने को मिली हैं वो कहाँ पर मिली हैं? अजंता केव्स महाराष्ट्र में है, और बाघ केव्स ये कहाँ पर है? एमपी मीन्स मध्य प्रदेश में। ठीक है, पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पर मिली है? अजंता केव्स और बाघ केव्स में, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। पेंटिंग्स इन अजंता इज फ्रेस्को और टेम्परा। अगर हम अजंता पेंटिंग के बारे में देखते हैं, जो अजंता केव में पेंटिंग हुई है, तो कैसी पेंटिंग है? फ्रेस्कोस और टेम्परा। फ्रेस्कोस क्या होती है ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 5th चैप्टर में शायद हमने 4th या 5th चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने फ्रेस्को के बारे में पढ़ा है। फ्रेस्को क्या है? एक तरह से पेंटिंग है, मतलब कोई वॉल है, उसमें क्ले की लेयर लगा दी है, और क्ले की लेयर लगाने के बाद उसमें वेट में ही, जब वो वेट है तभी उसमें एक वाटर कलर से उसमें ड्राइंग कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। ठीक है, वो पेंटिंग जब ड्राई हो जाती है तो ड्राई होने के बाद वो पेंटिंग जो है बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि जो पेंटिंग है ये अभी एकदम न्यू पेंटिंग है, ये जो अभी तुरंत इसको बनाई गई है, ऐसे देखने को लगती है। और फ्रेस्को को टेम्परा भी कहते हैं। और क्या होता है, जैसे कोई बनाना है, कोई शेप देना है, तो उस टाइप से उसमें एक क्ले की लेयर या फिर काउडंग की लेयर उसमें लगा करके, स्ट्रॉ जो होते हैं, स्ट्रॉ क्या है? जो क्रॉप्स होते हैं ना, क्रॉप्स, उसका जो क्रॉप्स से ग्रेन्स ले लिए, उसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो ले, जो रेस्ट पार्ट, जो वेस्ट पार्ट होता है, उसको यूज करके पूरा एक शेप देते हैं, उसके ऊपर क्ले और काउडंग लगा करके उसका पूरा शेप देते हैं, फिर उसमें पेंटिंग करते हैं। वही क्या है? फ्रेस्को और टेम्परा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है आउटलाइंस ऑफ फिगर्स बाय ब्लैक और ब्राउन कलर। कोई इसका पेंटिंग बनाए, जब पेंटिंग किए तो उसकी जो आउटलाइनिंग करते हैं वो किस कलर से करते हैं? ब्लैक और ब्राउन कलर से। ब्लैक और ब्राउन कलर से उसकी पूरी पेंटिंग की आउटलाइनिंग कर दी है, और फिर जो अंदर कलर जो होते हैं वो बहुत तरह के कलर, रेड, येलो, ग्रीन, बहुत से कलर यूज करके उसको पेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है गुड क्वालिटी ऑफ वाटर कलर। वाटर कलर एक मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वाटर कलर यूज करते थे, और कोई केव है उसको डेकोरेट करने के लिए। अब उस केव में पेंटिंग्स कौन कौन सी है? बुद्ध की, लॉर्ड बुद्ध की पेंटिंग है, अलग अलग पोस्चर में, अलग अलग पोजेज में वो पेंटिंग्स उसमें बनी है। और उसको डेकोरेट करने के लिए, उस केव को डेकोरेट करने के लिए एनिमल्स की भी पेंटिंग है, एनिमल्स भी बने मतलब पेंटिंग किए हैं। सॉरी, एनिमल्स पेंटिंग नहीं की, एनिमल्स की पेंटिंग उसमें की गई है। ठीक है, बर्ड्स की पेंटिंग है उसमें, ट्रीज का अलग अलग ट्रीज हैं उनकी पेंटिंग उसमें बनाई गई है। और ये किस चीज के लिए है? रिलीजियस पर्पस, मतलब ये रिलीजियस पर्पस के लिए है, रिलीजियस के लिए है ये सब चीजों को ड्रॉ करना। ठीक है, पेंटिंग करना। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हम देखते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गुप्ताज एज में, गुप्ता पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, प्रशासन कैसा था। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो एम्पायर है, जो किंगडम है, उसका मेन जो था एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मेन लोग जो थे पूरा जो एम्पायर की देखभाल करना, वहाँ पर रूल करना, तो उसके बारे में पहले तो किंग है। ठीक है, किंगशिप कैसी होती थी? हेरिडेटरी। किंगशिप कैसी थी? हेरिडेटरी।
हेरिडेटरी क्या है? कोई किंग है, उसका सन, उस किंग के बाद उनका सन बनेगा, फिर उनके बाद उनका सन बनेगा, ठीक है। तो ये किंग हेरिडेटरी किंगशिप जो थी वो कैसी थी? हेरिडेटरी सिस्टम में थी। इलाहाबाद प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति थी इलाहाबाद में, ठीक है। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी कहाँ पर? इलाहाबाद में। उसे मतलब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को जो इलाहाबाद में, वो उन्हें भगवान की तरह, एक गॉड की तरह मानते थे। जैसे जैसे धन, जो धन होता है, कुबेर गॉड है, उन्हें मानते थे। वरुण गॉड जो है, इन्हें क्या मानते थे? गॉड ऑफ सी, ये सी के गॉड हैं। धन मीन्स जो पैसा, रुपया, ये सब जो होता है ना, वो धन, उन्हें कुबेर जो गॉड होते हैं उन्हें मानते थे। सी के गॉड वरुण को कम मानते थे। इंद्र गॉड ऑफ रेन, अंत का, जिस टाइप से इन गॉड को मानते थे, सेम उसी टाइप से समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट है किंग्स जो है, किंग्स का काम क्या था? मतलब और भी बहुत से काम थे, जैसे कॉइन्स को इशू कराना। कॉइन्स मतलब अब कॉमन में जो कॉइन्स है, वो कौन कौन से कॉइन्स यूज होंगे, किस मेटल से बने हुए कॉइन्स यूज होंगे, और उस कॉइन्स में क्या ड्रॉ होगा, ठीक है। तो वो सब किंग्स करते थे। नेक्स्ट है गिविंग जस्टिस भी देते थे। मतलब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ दो लोगों के बीच में, कई लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई केस हो गया, तो उसके बारे मतलब उन्हें जो गलत होता था, जो सही होता था, उन सब बीच में जस्टिस मतलब सही चीज का निर्णय करते थे, ठीक है, उन्हें न्याय दिलाते थे। ये तो किंग के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं मिनिस्टर्स के बारे में। मिनिस्टर्स भी होते थे, जैसे बहुत से मिनिस्टर, जैसे अभी भी इस टाइम पे भी बहुत से मिनिस्टर होते हैं। फॉरेन मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, हाँ, और कौन से? डिफेंस मिनिस्टर। इस टाइप से उस टाइम में भी बहुत से मिनिस्टर्स थे। जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स का काम क्या था? जो भी फॉरेन मीन्स उनके किंगडम से बाहर के जो किंग्स हैं, वो क्या यहाँ पर कोई प्रपोजल ला रहा है, कोई बाहर के किंग्स जो प्रपोजल ला रहे हैं, वो सब की इंफॉर्मेशन देने, वहाँ के जो बाहर के किंग्स हैं वो कैसे रूल कर रहे हैं, किस टाइप से कर रहे हैं, तो वो सब जो इंफॉर्मेशन है बाहर के किंग्स के अंदर हमारे जो किंगडम है वो किस नज़रिए से देख रहे हैं, तो वो सब के बारे में किंग्स को बताते थे। फाइनेंस मिनिस्टर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होता था, इकोनॉमी से रिलेटेड होता था, वो फाइनेंस मिनिस्टर्स में आता था। डिफेंस मिनिस्टर जो भी वॉर और से रिलेटेड है, फाइट है, वो डिफेंस मिनिस्टर के अंडर। ट्रेड मिनिस्टर जो भी ट्रेडिंग होती थी, ठीक है, जो भी ट्रेडिंग होती थी, किस गुड्स को कहाँ पर ले जाना है, कि कैसे ले जाना है, तो ये सब ट्रेडिंग मिनिस्टर्स के अंदर आता था। जस्टिस मिनिस्टर्स थे। जस्टिस मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर्स जस्टिस देते थे, ठीक है, किसी को जस्टिस मिलता था, उन्हें न्याय देते थे, वो जस्टिस मिनिस्टर कहलाते थे। और है जब बहुत कोई ऐसा केस हो जाता था, उसमें बहुत सी चीज़ें, अब पहले तो जस्टिस मिनिस्टर्स जस्टिस कर देते थे, इसके बाद बहुत अगर सीरियस केस है तो फिर किंग के पास जाते थे। और राइटिंग ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स, और जितने भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते थे, वो किसी फील्ड से भी रिलेटेड हो, उसको इंस्क्रिप्ट किया जाता था, मीन्स लिखा जाता था, ठीक है। सन में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब कलेक्टिव असेंबली ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। जितने भी मिनिस्टर्स थे उनका एक
असेंबली, ठीक है, सब एक साथ कलेक्ट होकर के जो असेंबली होती थी, जो मीटिंग होती थी, उसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, मतलब मंत्री परिषद। और ये क्या करते थे, एडवाइज्ड द किंग, और ये किंग को एडवाइज करते थे। मतलब सारे मिनिस्टर्स को मिलाकर के उसके ऊपर जो होता था, सारे मिनिस्टर्स का जो मिनिस्टर थे उन्हें मंत्री परिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट मैटर्स में किंग को एडवाइस करते थे, ठीक है। ये समझ में आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। अब हम और भी कुछ 3-4 एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंसेस मतलब क्या होता है, कुछ मतलब जो किंगडम्स हैं, एम्पायर है, उसको छोटे मतलब एक और एरिया में उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। जो पूरा एक किंगडम था, कोई रूल कर रहा है, उसका जो पूरा किंगडम है उसको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिए, कुछ और पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, जिसे किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, देश, राष्ट्र और भक्ति, ठीक है। जो पूरा किंगडम है उसे और कुछ प्रोविंसेस में बांट दिए, जब डिवाइड कर दिए प्रोविंसेस में, कुछ एरिया में, उसे क्या कहते हैं, देश, राष्ट्र और भक्ति। और जो प्रोविंसेस होते थे, किंगडम बहुत बड़ा एरिया है, उसको जो और कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, वही प्रोविंसेस है। उसके हेड कौन होते थे, उपारिका। जिनके हेड होते थे उन्हें उपारिका कहते हैं, ठीक है। ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विलेज, कई विलेजेस को मिलाकर के जो डिस्ट्रिक्ट बनता है वही है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रोविंसेस को, ये जो देश, राष्ट्र और भक्ति जिन्हें कहते हैं, जिसे कहते हैं, उसको और पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दिए तो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जिसे विश्यास के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है, कुछ और डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिए, उसे विश्यास कहते हैं। और जो हाईएस्ट ऑफिशियल मतलब विश्यास में, डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट पावर होती थी वो किसके पास होती थी, विश्वपति के पास, ठीक है। किसके पास होती थी, विश्वपति, मीन्स जो हेड होते थे वो कौन होते थे, विश्वपति। नेक्स्ट है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब विलेज से फिर उसको और उसमें डिवाइड नहीं किया गया है। ये जो भी मतलब यहाँ पर कौन हेड होते थे, जो वहाँ के एल्डर्स होते थे, ठीक है। वहाँ पर जो सबसे बड़े लोग, जो बूढ़े लोग होते थे, बुजुर्ग लोग, वही सब क्या करते थे, कोई भी दिक्कत अगर विलेज में है तो वो आपस में सॉर्ट आउट करते थे। और अगर और भी ज़्यादा सीरियस केस है तो उसको मिनिस्टर्स तक, किंग्स तक ले जाते थे। और उन्हें क्या कहते थे, ये जो मीटिंग्स करते थे, जो एल्डर्स हैं, उनके सामने जो मीटिंग होती थी उसे ग्राम सभा और ग्राम परिषद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामिका और ग्राम अध्यक्ष। मतलब जो हेड को क्या कहते थे, जो विलेज में हेड होते थे उन्हें क्या कहते हैं, ग्रामिका और ग्राम अध्यक्ष। समझ में आ रहा है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में किंगडम को कई पार्ट्स में, कई प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिए, जिसे देश, राष्ट्र और भक्ति भी कहते हैं। हेड कौन है, उपारिका। डिस्ट्रिक्ट मतलब प्रोविंसेस को और कई पार्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिए, उसे विश्यास कहते हैं। विश्यास के हेड विश्वपति। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसे ग्राम सभा, ग्राम परिषद कहते हैं। जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, ग्रामिका और ग्राम अध्यक्ष। समझ में आ गया। एक लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन जो रेवेन्यू मिनिस्टर्स हैं वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था,
ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का होता है, मीन्स टैक्स कलेक्शन का। ठीक है। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन थी, उस टाइम पे जो मेन ऑक्यूपेशन थी वो एग्रीकल्चर थी। एग्रीकल्चर ही इनकम का सोर्स था पूरा। किंग्स का, मिनिस्टर्स का, जितना भी है बड़े जो थे उनका मेन सोर्स है इनकम का एग्रीकल्चर था। अब कैसे टैक्स लेते थे? अब एग्रीकल्चर कर रहे तो लैंड यूज करेंगे, जो किंग्स की किंगडम की लैंड है उसको यूज करेंगे, तब फार्मिंग करेंगे। उससे तो लैंड रेवेन्यू लेते थे, मीन्स लैंड का टैक्स लेते थे। कितना? 1/6 पार्ट। एक लैंड है, उसमें जितना ग्रो हो रहा है, कोई भी ग्रेन हो, कोई क्रॉप हो, कोई फ्रूट है, कुछ भी अगर उस लैंड में ग्रो हो रहा है तो उसका 1/6 पार्ट ये एज अ टैक्स लेते थे। ठीक है। एक लैंड से जो लैंड है, जितनी भी लैंड है, एक फैमिली है उसके पास जितनी भी लैंड है, उसका 1/6 पार्ट जो है वो एज अ टैक्स मिनिस्टर्स या किंग्स के पास जाता था। नेक्स्ट है ट्रेडर्स, ट्रेडिंग टैक्स। ट्रेडर्स से भी ट्रेडिंग टैक्स लेते थे। जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहे हैं, उनसे भी ट्रेडिंग टैक्स लेते थे। ट्रेडिंग टैक्स में कुछ कॉइन्स भी लेते थे। ठीक है। और जो गुड्स भी कभी कभी जैसे बाहर से कहीं से आया एज अ टैक्स, तो उन्हें कॉइन्स वगैरह भी उनसे टैक्स लेते थे। अगर इफ डिड नॉट पे देन कैंसल लाइसेंस एंड पे 8 times more than ओरिजिनल टैक्स। अगर कभी क्या हुआ, जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने ट्रेडिंग टैक्स नहीं दिया, तब क्या करेंगे? जो लाइसेंस बनवाते हैं, मतलब एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जा रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस बनवाना जरूरी है, तो उसको मतलब लाइसेंस बनवाते थे। अगर वो ट्रेडिंग टैक्स टाइम पर नहीं दिए, उससे उनका लाइसेंस को कैंसिल कर देते थे, मतलब उन ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने के लिए अलाउ, मतलब परमिशन नहीं देते थे। और क्या करते थे? जो भी ओरिजिनल टैक्स है, मान लीजिए ट्रेडर्स है, उसका 100 रुपीज, 100 रुपीज मतलब मानने के लिए मान लीजिए 100 कॉइन्स, 100 कॉइन्स जो है एज अ टैक्स लेते थे। अगर वो टैक्स देना भूल गए या उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो वो ओरिजिनल टैक्स 100 है और लेंगे कितना? 8 times, मीन्स 800 कॉइन्स जो है वो ट्रेडर से टैक्स लेंगे। ठीक है। यह रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ से हमारा चैप्टर 6 द एज ऑफ द गुप्तास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे मिडवल इंडिया चोलास के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।